हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, तो हम स्ट्रेस से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? देखो, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब बॉडी पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, जैसे किसी इलास्टिक बॉडी को आपने स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करने पर उसमें रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। इसकी बात हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है, एक यूनिट एरिया में कितना लग रहा है, दैट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट योर स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस देखो डेवलप कैसे होता है। जैसे मान लो आपने जब आप बॉडी पर कोई आप फोर्स लगाते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसको हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, तो वो बॉडी का शेप साइज बदल देता है। और हमने डिस्कस किया था कि बॉडी की तीन चीजें बदल सकती है, या तीन चीजों के बारे में हम बात करते हैं। बॉडी का या तो लेंथ बदलेगा डिफॉर्मिंग फोर्स से, या फिर उसका वॉल्यूम बदलेगा, या फिर उसका शेप चेंज होगा। ठीक है, तो लेंथ, वॉल्यूम या शेप, इन तीनों में से कोई भी चीज बदल सकती है बॉडी के पर जब आप फोर्स लगाओगे तो। ठीक है, जो फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, या फिर यहां पे हम लोग अप्लाइड फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, अगर ये इलास्टिक बॉडी है तो वो बॉडी अपना ओरिजिनल डायमेंशन रिगेन कर लेगा जब आप उस पर फोर्स लगाते हो। और जैसे आपने अप्लाइड फोर्स हटा दिया तो बॉडी के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, जो रीस्टोरिंग फोर्स उस ऑब्जेक्ट को वापस अपने ओरिजिनल डायमेंशन में लेके चला जाता है। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास एक इलास्टिक बॉडी है और इसका तुमने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स पकड़ इसको लगाकर इसको नीचे खींच लिया, तो जैसे ही आपने इस पर फोर्स लगाकर इसको नीचे खींचा इस तरीके से, और आपने अप्लाइड फोर्स हटा दिया, तो बॉडी फिर से वापस चली जाएगी अपनी पोजीशन पे, है ना। तो यहां पे होता क्या, देखो कि जैसे आप अगर सपोज करो बॉडी को नीचे खींचोगे, जितने फोर्स से इसको नीचे खींचोगे उतना ही इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। इसको बोलते हैं इंटरनल इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स एक्चुअली में आपके अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। आप अप्लाइड फोर्स हटाओ, ये रीस्टोरिंग फोर्स उसे वापस ले जाएगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स जितने एरिया पे काम कर रहे हैं, देखो यहां पे इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सर्कल है, तो इस सर्कल का जो भी एरिया है, इस रीस्टोरिंग फोर्स को अगर हम एरिया से डिवाइड कर दें तो जो आएगा वैल्यू वो स्ट्रेस होता है। ये केस यहां पे भी हो सकता है, जैसे आपने हर डायरेक्शन में यहां पे फोर्स लगाया, जिस एरिया पे भी फोर्स लगा रहे हो इसमें भी क्या होगा, अंदर ही अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो टोटल रीस्टोरिंग फोर्स ले लो, एरिया से डिवाइड कर दो, तो आपको स्ट्रेस मिल जाएगा। यहां पे भी स्ट्रेस मिलेगा, जितने एरिया पे आप फोर्स लगा रहे हो दैट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज योर स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ना देखो, आप जितना फोर्स लगा रहे हो वो वैल्यू भी इस फॉर्मूला में यूज कर सकते हो, क्योंकि अप्लाइड फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू सेम होता है। तो आप यहां पे अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया भी लिख सकते हो कैलकुलेशन पर्पस के लिए। ठीक है, अच्छा, ये स्ट्रेस के अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो मुझे बताओ एसआई यूनिट क्या होगा स्ट्रेस का? फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम डायमेंशंस की बात करें स्ट्रेस के, तो स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2, और एरिया का डायमेंशन होता है L2। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा L-1, सो m1 L-1 और T-2। ये आपका स्ट्रेस का डायमेंशंस आ गया, और ये स्ट्रेस का यूनिट। इसको कई बार पास्कल भी लिख दिया जाता है, पर पास्कल इज यूज्ड फॉर प्रेशर, यहां पे हम लोग उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही लिखेंगे। अच्छा, अगर मैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करूं, कितने टाइप का स्ट्रेस होता है, तो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक्चुअली वो तीन टाइप का होता है। इसमें पहले हम लोग बात करेंगे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस के बारे में। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस, तीन टाइप के स्ट्रेस होते हैं। देखो, अगर आप बॉडी का लेंथ चेंज करते हो, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या वायर रखा हुआ है, या फिर एक पतला सा कोई भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, पकड़ा आपने, उसको स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे और इसको खींच दोगे तो इसका लेंथ चेंज होगा। तो जब आपका डिफॉर्मिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स लेंथ चेंज करता है, उस समय अगर आप स्ट्रेस कैलकुलेट करते हो तो उस स्ट्रेस को हम लोग लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस एक्चुअली में दो टाइप का होता है।
एक तो होता है आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और दूसरा होता है टेंसाइल स्ट्रेस। दीज आर द टाइप्स ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, अब ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एक्चुअली में जब लेंथ कम होता है तब हम लोग उसी लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस को कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बोल देते हैं। लेंथ कम कब होगा? जब आप ऑब्जेक्ट को खींचने के बजाय, जैसे यहाँ पे इसको मैं अगर खींचने के बजाय दबा दूं, इसको प्रेस करो, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है नीचे फ्लोर पे, आपने उसको ऊपर से फोर्स लगाकर प्रेस कर दिया, तो अगर आप प्रेस करोगे तो एक्चुअली में इसका जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऊपर की ओर लगेगा और उसको वापस अपने ओरिजिनल लेंथ पे ले जाने की कोशिश करेगा। तो जब आपका फोर्स प्रेस करता है और ऑब्जेक्ट के लेंथ को कम करता है तब हम उस लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस को कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बोल देते हैं। मतलब यहां पे लेंथ डिक्रीज होता है। ओके, टेंसाइल स्ट्रेस के केस में आपका लेंथ इंक्रीज होता है। जैसे ये वाला केस मैंने बताया था कि अगर आप सपोज करो पकड़ के लेंथ फोर्स बाहर की ओर लगाते हो तो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की ओर लगेगा और इस केस में आपका लेंथ इंक्रीज होता है। तो जब लेंथ इंक्रीज हो तब जब आप लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस कैलकुलेट करते हो तो उसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। और ये दोनों ही केस में, ये दोनों को ही हम लोग लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलते हैं। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस के ये दो टाइप्स हैं, समझ गए? तो इसका मतलब अगर बॉडी का लेंथ चेंज हो रहा है तब आप अगर स्ट्रेस कैलकुलेट करते हो तो वो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस कहलाता है। यूनिट और डायमेंशन सारे टाइप के स्ट्रेस का सेम होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर m1 L1 T-2। अब बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस की। देखो, वॉल्यूम स्ट्रेस हम लोग तब कैलकुलेट करते हैं जब बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आ रहा होगा। आपका फॉर्मूला याद रखना सेम होगा, फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, तीनों स्ट्रेस के लिए। लेकिन जब बॉडी का वॉल्यूम चेंज होता है हमारे फोर्स द्वारा, अप्लाइड फोर्स द्वारा, तो ऐसे केस में जब आप स्ट्रेस कैलकुलेट करते हो तो उसको वॉल्यूम स्ट्रेस बोला जाता है। अगेन फॉर्मूला विल बी सेम, F अपॉन ए। वॉल्यूम स्ट्रेस का भी फॉर्मूला वही होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आपके पास एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जैसे हमने स्पॉन्ज की बात की थी, क्यूबिकल स्पॉन्ज पड़ा हुआ है। अब चारों तरफ से अगर आप एक साथ फोर्स एक्सर्ट करते हो, ठीक है, और ये आपका जो उसका वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। तो मान लो पहले वॉल्यूम था V, अब उसका वॉल्यूम जो है वो डेल्टा V से कम हो गया, V माइनस dV हो गया, इतना वॉल्यूम इसका डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, आपका अप्लाइड फोर्स क्या कर रहा है, वॉल्यूम को चेंज कर रहा है। तो जब वॉल्यूम चेंज होता है तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि वॉल्यूम स्ट्रेस को एक्चुअली प्रेशर के टर्म्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि देखो फोर्स पर यूनिट एरिया है। अब हम लोग को पता है कि जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, दैट रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया इज योर वॉल्यूम स्ट्रेस। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही होता है जितना आपने फोर्स बाहर से अप्लाई किया हुआ है। तो अगर मैं चारों डायरेक्शन से अगर एक फोर्स अप्लाई करता हूं, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर। तो यहां पे हम लोग प्रेशर लिख देते हैं। अब आप बोलोगे सर वो तो यहां पे भी होता है ना। सी, हम लोग प्रेशर की बात सिर्फ वॉल्यूम चेंज होने के केस में ही करते हैं, क्योंकि वहां पे हर डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी प्रेशर आएगा, पर हम बात नहीं करते हैं, हम बात सिर्फ इस केस में करते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस के केस में। सो योर वॉल्यूम स्ट्रेस इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा P, दैट इज प्रेशर अप्लाइड ऑन द बॉडी, वो प्रेशर जो बॉडी के वॉल्यूम को चेंज कर देता है। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेस इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा P, ये ध्यान रहे, इसके इक्वल होता है। अच्छा, अगर सपोज करो बाहर जो फोर्स लगा रहा है, बाहर मान लो कोई मीडियम फोर्स लगा रहा है, जैसे आपने कोई इलास्टिक ऑब्जेक्ट को उठा के पानी के अंदर डाल दिया, तो वो पानी उस पर हर डायरेक्शन पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। ऐसे केस में हम लोग इस वॉल्यूम स्ट्रेस को हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, सेम फॉर्मूला डेल्टा P या फिर F अपॉन A। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस हम लोग कब बोलते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पानी के अंदर हो या एयर में हो, मतलब किसी फ्लूइड में हो, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो। तो जब बॉडी पर लिक्विड या गैस हर डायरेक्शन से प्रेशर एक्सर्ट करती है और उसका वॉल्यूम चेंज कर देती है, तो ऐसे केस में हम इस वॉल्यूम स्ट्रेस को क्या बोल देते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोल देते हैं। ठीक है,
तो आपका यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस हो गया, वो तब कैलकुलेट करते हैं जब लेंथ चेंज होता है। वॉल्यूम जब चेंज होता है तो हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, और बाहर अगर कोई मीडियम है जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है तो उसी वॉल्यूम स्ट्रेस को हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हुआ लेंथ चेंज, यहाँ पे हुआ वॉल्यूम चेंज, और यहाँ पे अब होगा शेप चेंज। ठीक है, अब देखो अगर मान लो इसे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हमारे पास है, इलास्टिकल ऑब्जेक्ट ही है, ये इलास्टिक बॉडी है, इसको अगर आप सपोज करो ऊपर ही ऊपर वाले सरफेस पे ऐसे फोर्स एग्जर्ट करो तो ये कुछ इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा, है ना, इसका शेप चेंज हो रहा है। तो शेयरिंग स्ट्रेस हम लोग तब कैलकुलेट करते हैं जब बॉडी का शेप चेंज होता है, समझे। ये तुम इमेजिन कर सकते हो जैसे अगर मान लो ये सिलेंड्रिकल कोई जेली है आपके पास, बड़ा सा जेली है जिसे इमेजिन करो, और उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाओ तो देखो ये एक्चुअली इस तरह से इसका शेप टिल्ट हो जाता है ना। जो इसका ये पोजीशन था, इस पोजीशन से ये ऊपर वाला सरफेस ऐसा घिसक जाता है और ये सारे ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे शेप चेंज हुआ, जब शेप चेंज हो रहा है तो तुम्हारा शेयरिंग स्ट्रेस आएगा यहाँ पे, और शेयरिंग स्ट्रेस भी वही होगा फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा फोर्स होता है इसको हम लोग टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, क्योंकि देखो ये अलोंग द सरफेस लग रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टेंजेंशियल फोर्स। ध्यान रहे यहाँ पे भी क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, और जब आप इसको छोड़ दोगे तो वो रीस्टोरिंग फोर्स फिर से इसको वापस अपने पोजीशन पे ले आएगा, अपने शेप पे ले आएगा, ओरिजिनल शेप पे। तो यहाँ पे इस फोर्स को बस टेंजेंशियल फोर्स बोला जाता है। सो शेयरिंग स्ट्रेस विल बी इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। और एक्चुअली में ये रिस्टोरिंग फोर्स ही है, पर फिर वही बात है कि आपका जो अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है, इक्वल होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एफ लिख दिया जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। इनफैक्ट ये किसी भी शेप पे चल जाएगा, जैसे अगर आप मान लो आपके पास क्यूबिकल जेली है, क्यूब जैसा दिखने वाला बड़ा सा जेली है, फिर आप ऊपर की सतह पर, ऊपर के सरफेस और लेयर पे अगर आप ऐसे फोर्स लगाओ तो ये थोड़ा सा देखो ऐसे टिल्ट हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। तो जब शेप चेंज हो रहा है उस वक्त अगर हम लोग स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, जहां पे लेंथ डिक्रीज हुआ तो उसको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं, और लेंथ इंक्रीज हुआ तो टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। देन वी हैव वॉल्यूम स्ट्रेस, उसी को हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलते हैं अगर बाहर कोई मीडियम है तो जो प्रेशर लगा रहा है। एंड देन यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और अगर शेप चेंज हुआ ऑब्जेक्ट का, अगर फोर्स आपका शेप चेंज कर रहा है ऑब्जेक्ट का, तो वैसे केस में स्ट्रेस को हम क्या बोल देते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम स्ट्रेन की बात करेंगे। बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेन की। स्ट्रेन को कैसे डिफाइन किया जाता है यहाँ पे, सी हमने जो फोर्स अप्लाई किया तो एक्चुअली में वहां पे हमने देखा कि 3 तरीके का स्ट्रेस डेवलप हुआ था। उस स्ट्रेस की वजह से बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेन का यहाँ पे डेफिनेशन आपको सीधा सीधा दिख रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन का मतलब लेंथ हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, या फिर शेप हो सकता है। तो एक्चुअली ये रेशियो है किस चीज का, कितना डायमेंशन चेंज हुआ डिवाइडेड बाय एक्चुअली में उसका पहले से कितना डायमेंशन था। अब क्योंकि ये 2 सेम फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ पे रेशियो है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन के पास कोई यूनिट नहीं होता है। स्ट्रेन इज यूनिटलेस, सो स्ट्रेन हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन। तो इसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन नहीं मतलब ये डायमेंशनलेस है, इसका डायमेंशन 0 0 0 है। अगर कोई डायमेंशन बोलेगा भी तो m0 l0 t0 से, और यूनिट नहीं है कोई। ठीक है, अगेन 3 टाइप का स्ट्रेस होता है तो 3 टाइप का स्ट्रेन भी होगा। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन हम तब कैलकुलेट करते हैं जब बॉडी के अंदर उसका लेंथ चेंज हो रहा हो। जब उसका वॉल्यूम चेंज होता है तो वॉल्यूम स्ट्रेन, और जब उसका शेप चेंज होता है तब हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट होगा बताओ। लेंथ में चेंज हो रहा है ना, तो मान लो उसका पहले लेंथ था L, तो L उसका ओरिजिनल लेंथ है, दिख रहा है, और देखो ये डेल्टा L लेंथ इतना चेंज हुआ है, डेल्टा L इतना लेंथ चेंज हुआ। तो डेफिनेशन के हिसाब से चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ अपॉन
ओरिजिनल लेंथ। ओके, यहां पे भी देखो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन हो सकता है और टेंसाइल स्ट्रेन हो सकता है। तो जब लेंथ डिक्रीज होता है, देखो वैल्यू यही रहेगा, डेल्टा एल जो है इट इज चेंज इन लेंथ। तो या तो इतना लेंथ डिक्रीज हुआ होगा या तो इतना लेंथ इंक्रीज हुआ होगा। अगर इतना लेंथ डिक्रीज हुआ है तब हम इस लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन को क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन बोलेंगे। अगर इतना लेंथ इंक्रीज हुआ है तब इसी को हम टेंसाइल स्ट्रेन बोल देंगे। ठीक है, तो जैसे कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस था वैसे ही स्ट्रेन होता है। तो फॉर्मूला यहाँ पे ये होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। उसी तरीके से अगर हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करें तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है बताओ, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो हम लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम v था, ठीक है, उसके बाद डेल्टा v वॉल्यूम कम हो गया तो फाइनल वॉल्यूम आपका v माइनस dv हो गया। तो कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, डेल्टा v वॉल्यूम चेंज हुआ। तो हम यहाँ पे डेल्टा v बाय v लिख देते हैं। यहाँ पे कई बार लोग माइनस v भी लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो जब डिक्रीज हो रहा है तो चेंज नेगेटिव होगा, राइट। आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें कि हाँ भाई इतना वॉल्यूम चेंज हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। और अगर सपोज करो बाहर कोई मीडियम वॉल्यूम चेंज कर रहा है, जैसे कोई भी लिक्विड या गैस बाहर है, उसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट डाल रखा है और वो प्रेशर लगा के वॉल्यूम चेंज कर रहा है, तो हमको पता है हम इस वॉल्यूम स्ट्रेन को क्या बोल देते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेन बोल देते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रेन, और फॉर्मूला सेम रहेगा, डेल्टा वी बाय वी, ठीक है। फाइनली वे कमिंग टू शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन के केस में क्या चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। इसको थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, देखो यहां पे होता क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे मान लो आपने टॉप लेवल पे एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया तो ऊपर का लेयर अपने जगह से शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट हुआ, मान लो ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने ऊपर फोर्स लगाया और नीचे वाले पार्ट पे यहां पे ऐसे फोर्स लगाया, तो भी यही हाल होगा, है ना। ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो एक यहां पे ऐसे और एक यहां पे ऐसे। तो ऐसे केस में शेयरिंग स्ट्रेन कैसे डिफाइन होता है, इट इज डिफाइंड एज डेल्टा एक्स बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो डेफिनेशन के हिसाब से जो दो लेयर्स पे आप फोर्स लगा रहे हो, इन दो लेयर्स के बीच का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो आप लिखो। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, कि एक्चुअली में ये जो आपका लेयर है ये दोनों इस जगह पे थे, राइट, इस पोजीशन पे। तो ये डेल्टा एक्स आगे निकल गया इसके मुकाबले, मतलब अगर मान लो ये फिक्स था तो ये डेल्टा एक्स आगे चला गया। तो दोनों लेयर के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ये आपको देखना है। तो यहां पे डेल्टा एक्स डिस्टेंस, ये लेयर इससे आगे चला गया तो ये आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेयर्स डिवाइडेड बाय वो दो लेयर लेना जिस दो लेयर पे आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the forces that is equal to delta x, क्योंकि डेल्टा x इतना डिस्प्लेसमेंट दोनों लेयर के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइडेड बाय इन दोनों की, देखो ये फोर्स यहां ऐसे लग रहा है, ये फोर्स यहां ऐसे लग रहा है, तो इनके बीच में ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं L लिख देता हूं, L, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बाय एल हो जाएगा। यही आपका शेयरिंग स्ट्रेन होता है। दिस इज योर शेयरिंग स्ट्रेन, डेल्टा एक्स बाय एल, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेयर्स डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। इस तरीके से शेयरिंग स्ट्रेन को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर सपोज करो ये एंगल मैं यहां पे थीटा ले लूं, इस एल को मैं यहां लिख देता हूं और ये एंगल में थीटा ले लूं, तो यहां पे अगर तुम ध्यान से tan थीटा कैलकुलेट करोगे, tan थीटा कैलकुलेट करो तो tan थीटा, देखो tan थीटा डेल्टा एक्स बाय एल हो जाएगा, ये 90 डिग्री हुआ ना, तो डेल्टा एक्स ऑपोजिट साइड
डिवाइडेड बाय एल, tan थीटा। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एल, या फिर डेल्टा एक्स बाय एल एक्चुअली में क्या है, tan थीटा है। सो योर शेयरिंग स्ट्रेस इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा, पर थीटा ध्यान रहे कि ये वाला एंगल लेना है। ओके और एक और चीज, अगर आपका थीटा बहुत छोटा होता है और आप रेडियन में मेजर करते हो, जैसे मान लो 5 डिग्री 6 डिग्री, तो आप देखोगे कि tan 5 रेडियन जो है वो एक्चुअली 5 रेडियन के बराबर होता है। मतलब रेडियन में अगर आप एंगल मेजर करते हो तो tan 5 रेडियन का वैल्यू 5 रेडियन के इक्वल होता है, मतलब tan थीटा का वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा होता है। अगर थीटा बहुत छोटा है तो 5 डिग्री 7 डिग्री 10 डिग्री के नीचे होना चाहिए। तो इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, देन इन रेडियन tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू थीटा। तो tan थीटा अगर थीटा के इक्वल हो जाएगा तो आपका शेयरिंग स्ट्रेन भी थीटा के इक्वल होगा। लेकिन यहां पे याद रखना कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि आपका थीटा बहुत छोटा होना चाहिए। एक्चुअली बहुत छोटा ही होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा आगे नहीं चला जाता है, हल्का सा डिस्प्लेस होता है। तो थीटा बहुत छोटा रहे और आप उसको रेडियन में मेजर कर रहे हो, then tan theta can be written as equal to theta. So your shearing strain becomes theta. और अगर डिस्टेंसेस के टर्म्स में देखना है then it is equal to delta x by, ओके तो ये रहा शेयरिंग स्ट्रेन। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन तब मेजर होता है जब लेंथ चेंज होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन तब मेजर होता है जब आपका वॉल्यूम चेंज होता है, और शेयरिंग स्ट्रेन तब मेजर होता है जब आपका जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो शेप चेंज करे। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहां पे ध्यान रखना कि जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तब स्ट्रेस डेवलप होता है और वो स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। ओके तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो वी हैव डिस्कस अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब आगे की चीजें हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।